रोजमर्रा की तरह एक आदमी जिसका नाम मोहन चंद्र है, वह अपने घर से जंगल में शौच करने के लिए निकलता है। वह सुबह के लगभग 4:30 बजे के आसपास का समय रहा होगा। इस वक्त वह थोड़ा अंधेरा भी था, आसपास में कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा था। और जैसे ही वह जंगल की तरफ जाता है, अचानक उसको है जो ठोकर लग जाती है। और ठोकर लग जाने के बाद में वह एक गड्ढे में जाकर गिर जाता है। इससे पहले कि वह कुछ अपने आप को संभालने की कोशिश करता, उसके बाद में कुछ ऐसा लगता है जैसे उसके सामने कोई बैठा हुआ है, कोई और। जैसे ही वह उसको छूने की कोशिश कर रहा है, तभी वह एकदम से डर जाता है और अपनी जेब से माचिस निकालता है और माचिस जलाता है और देखता है कि वह सामने तो लाश पड़ी हुई है। लाश पड़ी हुई है, उसमें कपड़ा ठूसा हुआ है। और थोड़ा करीब जानकर देखने की कोशिश करता है, देखने लगता है तो है जो उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं होता है, हाथ बंधे हुए होते हैं। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता है, संभल पाता है, उसके मुंह से आवाज़ निकलती है कि धीरे से हिम्मत जुटाती हुई उसने चीखना शुरू किया, चिल्लाना शुरू कर दिया। और दोस्तों, उसकी है जो चीख पुकार सुनने के बाद भी वो अकेला मोहनचंद ही नहीं, अब बल्कि आसपास में सारे लोग आए हुए थे, वे वहाँ उस जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं जंगल में। और है जो उसकी आवाज़ सुनने के बाद में 4-5 लोग और आ जाते हैं और गड्ढे की तरफ बढ़ते हैं और उजाला करके उसमें झांकने की कोशिश करते हैं, तो सामने एक लाश पड़ी हुई है, वह भी पूरी तरीके से नग्न अवस्था में। उसको देखने के बाद में लोगों को कुछ सरसराहट की आवाज़ें सुनाई देती हैं। आवाज़ें सुनने के बाद में लोग इधर उधर देखने की कोशिश करते हैं, तो कोई भागने की कोशिश कर रहा था। तभी लोगों ने मुस्तैदी दिखाते हुए, सतर्कता दिखाते हुए उस आवाज़ की तरफ बढ़ने की कोशिश की। तो 2 लड़के हैं जो वहाँ से भाग रहे थे, वो कोशिश कर रहे थे उन दोनों को पकड़ लिया जाए उन लोगों के द्वारा। और गांव वालों ने पूछने की कोशिश की, आखिरकार तुम यहाँ पर इस लाश के पास क्या कर रहे हो और भाग क्यों रहे हो, क्या बात है। अब केवल 10-20 लोगों के बीच में ये बात नहीं थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शफी खान है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है मुजफ्फरनगर, इसी ज़िले का ही एक थाना लगता है और इस थाना क्षेत्र का एक गाँव लगता है जूनागढ़ अखाड़ा। जैसे ही गाँव में मालूम होता है कि जंगल में एक लाश मिली है और लाश के साथ में 2 लड़के भी मिले हैं, तभी उन लोगों में भीड़ होती है। दौड़ा हुआ कोई व्यक्ति गांव में आता है और गांव का एक संपन्न व्यक्ति होता है, बुजुर्ग व्यक्ति, जिसका नाम होता है मोहन सिंह। मोहन सिंह हाँफता हुआ, दौड़ता हुआ वो बाबा होता है, जल्दी भागकर चलो कि दोनों बालकों को मार डालेंगे। इतना सुनना था कि बाबा दौड़ते हुए उस लाश के पास जाता है, क्योंकि उनकी उम्र लगभग 65 साल के आसपास होती है। बुजुर्ग व्यक्ति, संपन्न व्यक्ति, अच्छे घर से था, जिनका पूरा गांव, हर बच्चा जिनको जानता था। क्या महिलाएं भी उनकी इज्जत किया करती थी। दौड़ते दौड़ते वो जंगल की तरफ जाता है। वहाँ पर जाने के बाद में, देखने के बाद में 4-5 लोग हैं जो उस 2 लड़कों को बारी बारी से ज़बरदस्त तरीके से पीट रहे हैं। कोई पूछने की कोशिश कर रहा है, कोई जानने की कोशिश कर रहा है कि तुमने आखिरकार महिला को क्यों मारा, ऐसा क्यों किया। तब उस बुजुर्ग व्यक्ति को ये लगता है कि शायद मैं इन लोगों से, इन बच्चों को नहीं छुड़वा पाऊंगा। तभी वह दौड़ता हुआ सीधा थाने में पहुंच जाता है। ऐसे में वहां जाकर सुबह लगभग तब 5:30 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा, 1-1.5 घंटा बीत चुका था। वहां पर दोनों लड़के हैं जो लोगों की गिरफ्त में थे। थाने में जाकर वह बुढ़ा आदमी चीखता है, चिल्लाता है, कहता है कि साहब जल्दी चलो, उस जंगल में मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे ही पोते हैं, उनको लोग मार डालेंगे, जान बचा लो। पुलिस ये बात सुनती है, तो जैसे ही पुलिस को पता चलती है, पुलिस है जो अपनी टीम के साथ में, भारी पुलिस बल के साथ में, उस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ में, बुजुर्ग व्यक्ति को अपनी कार में बैठाकर, जीप में बैठाकर सीधा उस घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं। वहां पर जाकर ये दृश्य देखते हैं, पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं, हैरान रह जाते हैं कि एक गड्ढे में लाश पड़ी हुई है और दोनों लड़कों को कुछ लोग हैं जो बुरी तरीके से पीट रहे हैं। वह इस तरीके से कहते हैं कि अधमरे हो चुके हैं, उनकी आवाज़ भी नहीं निकल रही है। दोनों लड़कों की प्रथम दृश्य से देखने के ऐसा लग रहा था कि शायद वह मर चुके हैं। पुलिस ने आनन फानन में लोगों को तितर बितर कर दिया और करते करते हैं जो उस भीड़ में से उन दोनों लड़कों को उठाया जाता है और उठाने के बाद में सीधा पीएचसी, एक स्वास्थ्य केंद्र है, हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। और भर्ती कराने के बाद में डॉक्टरों ने कहा कि शायद इन्हें यहाँ पर नहीं बचाया जा सकता है, बचाना मुश्किल है, इसलिए हायर मेडिकल सेंटर में इसे रेफ़र कर दीजिए। उधर तो उन लड़कों को मेडिकल सेंटर में रेफ़र किया जाता है, उधर पुलिस तलाश करने का, उस लाश की तलाश में जुट जाती है, शव को कब्जे में लेती है। पता चलता है कि लाश एक महिला की है, जिसकी उम्र लगभग 20 या 21 साल के आसपास रही होगी। पोस्टमार्टम कराई जाती है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट में पता चलता है कि
इस मरी हुई महिला के साथ में बारी बारी से बलात्कार किया गया है, उसके साथ में रेप किया गया है, उसके प्राइवेट पार्ट को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाई गई है। जैसे कि ये बात गांव वालों को पता चलती है तो उसके बाद में जब दोनों लड़कों को हायर मेडिकल सेंटर में उपचार के लिए रेफर किया गया था और गांव वालों का गुस्सा है जो रोष लगातार ज़्यादा बढ़ रहा था। वे कह रहे थे कि इन लड़कों को बचाया क्यों जा रहा है, ऐसे दरिंदों को मार दिया जाना चाहिए, ख़त्म कर दिया जाना चाहिए, मरने दिया जाना चाहिए तो ही बेहतर रहेगा। पुलिस वाले हैं जो शांत कराते हैं मामले को, बड़ी संख्या में लोग ग्रामीण हैं जो हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, जिस हॉस्पिटल में है जो उन लोगों का इलाज चल रहा था। अब पुलिस है जो किसी तरीके से ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराती है, अपने घर भेज देती है। लगभग 3 या 4 दिन के आसपास में लड़कों को होश आता है। दोनों लड़कों के नाम, एक नाम होता है पंकज, दूसरे का नाम होता है हरि ओम उर्फ बिट्टू। पंकज है वह गांव के ही जिम्मेदार जमींदार का व्यक्ति है, बहुत अमीर कह सकते हैं, एक किसान है उनका व्यक्ति है। मोहन सिंह उसका पोता, मोहन सिंह का पोता है। उसको पूछा जाता है कि आखिरकार क्या बात है, गांव वाले जो बोल रहे थे यही सच बात है या फिर ऐसे ही गांव वाले आप पर आरोप जड़ रहे हैं। पंकज सिंह है जो शुरू में तो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक है जो पुलिस की गिरफ्त में वो बंदा था। पुलिस ने कहा कि यदि तुमने सच नहीं बताया तो ग्रामीणों द्वारा जो हाल किया गया था शायद उससे भी बुरा हाल तुम्हारा हो सकता है। तब पंकज से बातचीत की जाती है। पंकज कहता है कि जब मैं 12 साल का था तो मेरी माँ है जो मुझे छोड़कर चली गई है, किसी गांव के ही व्यक्ति के साथ में भाग जाती हैं। तब से मेरे पिताजी, मेरे बाबा, हम तीनों अकेले रह जाते हैं। और उसके बाद में पिताजी यानी कि सुरेंद्र सिंह, बाबा यानी कि मोहर सिंह और पंकज सिंह, ये तीनों घर में ही रहा करते हैं, अकेले रहते हैं। और धीरे धीरे करके वक्त गुजरता है। कभी जब मौका मिलता है तो मोहर सिंह खाना बनाया करते हैं, कभी उसके पिताजी खाना बनाया करते हैं, यानी कि सुरेंद्र सिंह खाना बनाया करते थे। ये बच्चे की परवरिश है जो लगभग अच्छे तरीके से हो रही थी, क्योंकि ज़मीन जायदाद वाले ये लोग थे। कुछ ठीक ठाक जैसे ही चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे गुजरता है तो पंकज है जो बताता है कि उसके पिताजी की शादी करने के लिए उसके पिताजी ने तो साफ इनकार कर दिया था, लेकिन बार बार उसके बाबा ने कहा कि आप शादी कर लो, हम हाथ से रोटी कब तक बनाएंगे, ऐसे ही ज़िंदगी कब तक कटेगी। बाबा के बार बार कहने पर सुरेंद्र सिंह है जो तैयार हो जाता है और शादी करने के लिए एक लड़की से शादी कर लेती है। खूबसूरत इतनी लड़की कि गांव में चर्चा का विषय बन जाता है। उनसे सुरेंद्र सिंह ने शादी की। सुरेंद्र सिंह बड़ी खूबसूरत लड़की जिससे शादी की। मैं 3 साल अपने बेटे से बड़ी 19-20 साल का हो और 22 साल की वह लड़की। जैसे ही वह शादी होकर, क्योंकि परिवार की मर्जी से उस लड़की से शादी हुई थी, सहमति से शादी हुई थी, बारात है जो अपने गांव वालों के पास में गई थी, पास ही गांव है उनमें गई थी, ये सारी औपचारिकता पूरी होती है। वैसे शादी की कोई औपचारिकता होती है। शादी से गांव वालों को, ना रिश्तेदारों को, किसी को कोई एतराज़ नहीं था, बल्कि परेशानी किसी को नहीं थी। आखिरकार जब ये लड़का और उसके घर वाले, जब सब कुछ उनके बीच में ठीक ठाक चल रहा था, एक दिन बाबा है जो मोहसिन को, पंकज है जो अपनी माँ को माँ नहीं कहता है, उसका नाम लेता है पुष्पा। ऐसे पुष्पा खाना दे दो, यानी कि उसका नाम नहीं लेता, पुष्पा कह के पुकारता है, पुष्पा खाना दे दो, पुष्पा दुबे, ऐसा करके पुकारता है, डिमांड करता है। तो उसके बाद में उसके दादा को बहुत बुरा लगता है और बाबा पंकज को अपने पास बुलाते हैं। और पास बुलाने के बाद में बुलाते सुस्कारते हैं और कहते हैं कि उम्र चाहे कितनी हो, कैसी भी हो, ये तुम्हारी माँ है और माँ को सम्मान देना चाहिए। इस तरफ अगर तुम्हें है जो कोई व्यवहार किया तो तुम, बाबा ने कहा कि मेरे से बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। आज के बाद से ध्यान रखना, जब भी तुम घर में जाओगे बिना मेरी मर्जी से नहीं जाओगे। ऐसे करके घर में जैसे ही पहले घूमता था, रसोई में घूमता था, आंगन में घूमता था, ऐसे अब नहीं जाओगे। कमरे में जाओ, चाहे किसी भी जाओ, ऐसे नहीं जाओगे, मेरी अनुमति से ही जाओगे, ऐसा बाबा ने पंकज को कहा। क्योंकि पंकज की नज़र अपनी माँ पर बुरी नज़र थी और वो बाबा समझाते हैं। तो कहता है बाबा कोई शिकायत है मेरी, मुझसे कोई गलती हो गई है। पंकज बाबा से कहता है, बाबा कहता है गलती तो कोई नहीं हुई है, कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मैं जितना कहता हूँ उस बात पर ध्यान रखना, तुम मेरे बहुत अच्छे वाले पोते हो। पंकज समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पंकज के मन में सचमुच कुछ ऐसा पल रहा था, कुछ ऐसा ही चल रहा था जिसकी शादी उसके बाबा को या उसके पिताजी को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। एक दिन नाम लेकर वही जैसे ही उसको पुकारा जाता है पुष्पा को कि पुष्पा मुझे खाना दे दो, बाबा ने सुन लिया और बाबा कहते हैं कि तुमने नाम लेकर बुलाते हैं तो क्यों बुलाते हो तुम,
इसका नाम लेकर तुमने क्यों बुलाया? वह कहकर बुलाया जाए, माँ कहकर बुलाया जाए, गलती तुमने ये क्यों की? बाबा के कहने के बाद में भी उस लड़के ने ये गलती की थी। फिर उसके पिताजी ने रोकने की कोशिश की, जितना रोकने की कोशिश करते थे वह छुप-छुप कर उसको देखा करता था। जब भी मौका मिलता था उसको देखने की कोशिश किया करता था। कभी नहाते हुए देखता था तो कभी वह खाना बनाते हुए देखता था। उसकी गंदी नज़रें हैं जो उसकी माँ पर थी। तभी है जो चुपके से जब भी मौका मिलता था तब वह अपनी है जो सौतेली माँ पर गंदी नज़र रखता था, यानी कि पंकज। हद तो तब हो जाती है जब एक दिन उसने है जो अपनी सौतेली माँ का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही हाथ पकड़ा तो उसकी माँ है जो यानी कि पुष्पा, और बहुत ज़्यादा उसको ख़राब लगा और रोते हुए मोर सिंह यानी कि दादा के पास में जाती हैं और कहती हैं कि बाबा, मुझे है जो ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है, तुमने है जो समझाने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? एक मोर सिंह ने है जो उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों वह है जो नहीं समझ रहा था। एक दिन है जो वह प्लानिंग बनाता है, यानी कि पंकज प्लानिंग बनाता है और अपने दोस्त से कहता है कि तू सोच रहा है वह तेरी मंजिल है और शायद तभी है जो पूरी कभी होगी नहीं। तुम्हें है जो एक काम करना पड़ेगा, और काम वह बताता है कि मैं तुम्हें है जो कुछ गोलियां ला कर देता हूँ बाजार से। जिस दिन है जो तुम्हारे पिताजी घर पर ना हो उस दिन है जो तुम किसी खाने के अंदर इस गोली को मिला देना। और एक दिन ऐसा ही मौका आ जाता है और उसके पिताजी हैं जो सचमुच घर में नहीं होते हैं, घर से कहीं बाहर लेने जाते हैं, तो वह पूरी की पूरी है जो गोली है जो दूध में मिला देते हैं, क्योंकि सारे घर वालों को है जो दूध पीने की आदत लगी हुई थी। 10 की 10 गोली है जो दूध के अंदर है जो वह मिला देता है। मिलाने के बाद में है जो उसकी सौतेली माँ और उसके बाबा है जो दोनों दूध पी लेते हैं, और दूध पी लेने के बाद में वह पूरी तरीके से सो जाते हैं। जैसे ही उसकी आंख लग जाती है, आंख लग जाने के बाद में आखिरकार है जो उसको एक मौका है जो मिल जाता है, और वह है जो किसी तरीके से प्रवेश करता है कमरे के अंदर, यानी कि उसका लड़का पंकज। वहाँ जाने के बाद में सौतेली माँ है यानी कि पुष्पा वहाँ पर सो रही थी, उसको उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वह नींद से नहीं उठती है। तो वह दौड़ता हुआ बाहर जाता है, अपने दोस्त से कहता है कि जो हमने प्लान है जो बनाया था वह प्लान है जो कामयाब हो गया है। वह कहता है कि एक काम कर, जल्दी कर, वहाँ से है जो कुछ करेगा तो शायद दिक्कत होगी, जंगल की तरफ उसको लेकर आ। वो निकलते हैं कुछ ही दूर, यानी कि 100-150 मीटर है जो दूर निकलते हैं। फिर है जो जंगल की शुरुआत हो जाती है और उस पर महिला को कंधे पर डालकर सीधा जंगल की तरफ ले जाते हैं। और ले जाने के बाद में जब उसका दोस्त है जो हरिओम और पंकज दोनों मिलकर है जो उसके साथ में बारी बारी से उस लड़की के साथ में बलात्कार करते हैं। एक तरीके से दोनों में होड़ सी पैदा हो जाती है, यानी कि कौन ज़्यादा बार करेगा। ऐसे करते करते हैं जो अचानक है जो इस महिला की आँख खुल जाती है, और जैसे ही उस महिला ने चीखने की कोशिश की तो उसी कपड़े से, जो कपड़े उतारे हुए थे, दुपट्टा था, उसके मुंह में ठूंस देता है ताकि है जो आवाज़ ना लग सके। साथ ही है जो उसके हाथ होते हैं वह सलवार से बांध देते हैं, और उसके बाद में फिर उसके साथ में वही काम करते हैं। रात के लगभग 10 बजे का ये वाक़या था। 10 बजे से लेकर ऐसे ही लगातार ये चलता रहता है। पता चलता है कि जब हरिओम कहता है कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि इसकी सांसें हैं जो बंद हो चुकी हैं, ये मर चुकी है, तब वह शायद है जो काफ़ी देर पहले ही मर चुकी थी। वो तो उसकी सांसें रुक चुकी थी, शायद कपड़ा है जो घुसाने की वजह से या फिर किसी वजह से। ये बीच-बीच में उसे बहुत ज़्यादा मारपीट भी किया करते थे, उसके साथ में ऐसी चीज़ें मारा करते थे। पाइप प्राइवेट पार्ट में लगातार है जो प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ऐसा आता है कि लगातार खून बहने की वजह से इस महिला की मौत हुई है। और वहाँ जाकर गड्ढा खोदना, एक जगह जाकर गड्ढा खोदना शुरू कर देते हैं और महिला को गड्ढे के अंदर डाल देते हैं। तब शायद कपड़ा है जो एक बाहर उतारा था, वे कपड़े थे, उसका जो महिला का हाथ बांधा हुआ था, दूसरा कपड़ा और उसके मुंह में ठूंसा हुआ था। बाकी जो कपड़े थे वे जंगल में कहीं इधर उधर छूट जाते हैं। पूरी तरीके से अंधेरा था और कपड़े हैं जो उन दोनों लड़कों को मिलते नहीं हैं। वो मिलकर, पंकज और हरिओम है जो मिलकर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे जो उस लड़की के कपड़े उतारे गए थे। ढूंढते ढूंढते काफ़ी वे अलग निकल जाते हैं, क्योंकि वो भूल चुके थे किस स्थान पे है किस स्थान पे नहीं है। व्यक्ति जिसका नाम मोहन चंद्र होता है वह सुबह 4 बजे आता है, ठोकर लगती है, वह गिर जाता है गड्ढे के अंदर। वह देखता है कि लाश पड़ी हुई है। उसकी चीख पुकार सुनकर गांव में जो आसपास के लोग होते हैं वे मौके पर आते हैं और लोगों को पता चलता है इसके बारे में, तो लोगों ये चर्चा का विषय बन जाता है। पंकज अपनी माँ पर बुरी नज़र रखता है, गंदी नज़र रखता है। ये जब लोगों को पहले से ही पता था, उसको बुरी नज़र से देखता है। ये जिक्र होना करके किया गया है, शायद इंसानियत में ऐसा कोई इंसान है जो कर नहीं सकता है, उसने किया। दोस्तों,
फिर पुलिस है जो पंकज को पकड़ती है, पकड़ने के बाद में जेल भेज देती हैं। अब आगे की क्या कार्रवाई हुई, क्या कार्रवाई नहीं होगी, वो आप आने वाले एपिसोड में हम आपको बताएंगे, अगर आप डिमांड करेंगे तो। उम्मीद है कि यह कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको सावचेत करना था, आपको सचेत करना था।